तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश, जिसको 4 भागों में बांटा गया था। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे पश्चिम और उत्तर प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसके अंदर हम पश्चिम और उत्तर प्रदेश और अरावली पर्वतमाला को पढ़ चुके हैं। इसके 4 पार्ट बन चुके हैं। आपने नहीं देखे तो अभी जाकर देख सकते हैं। आपको चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। और आज हम पढ़ेंगे इसके पूर्व का मैदानी प्रदेश, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हम विस्तार से वीडियो में आगे देखेंगे। एक एक चीज़ को आसानी से समझाऊंगा, डायग्राम की सहायता से समझाऊंगा, मैप की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा, ना कि बुक में डिटेल की तरह बताऊंगा। सब चीज़ को डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश चल रहा था, जिसके अंदर हमने पश्चिम और उत्तर प्रदेश को और अरावली पर्वतमाला को पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे पश्चिम बनास या फिर पूर्व का मैदान प्रदेश। इसे 4 भागों में बांटा गया था, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और पूर्व का मैदान। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्व का मैदान, जिसे कि 3 भागों में बांटा गया है। माही बेसिन, बाणगंगा या फिर बनास बेसिन या फिर चंबल बेसिन, इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, एक बार हम पहले थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम के साथ आपको समझाऊंगा। पूर्व का मैदान भूभाग कितना है? 23.3%। इस भौतिक प्रदेश का भूभाग 23.3% है। अगर जिले की बात करें तो इसके अंदर 10 जिले आते हैं: भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले इसके अंदर आते हैं। जनसंख्या की बात करें तो इसके अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है पूर्व का मैदानी भौतिक प्रदेश के अंदर। किस युग की बात है? प्लेस्टोसिन युग में नदियों द्वारा निर्मित मैदान को ही पूर्व का मैदान प्रदेश कहते हैं। यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करती है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं होती हैं। यह 3 भागों या फिर 3 नदियों द्वारा विभाजित है, यानी कि पूर्व का मैदानी प्रदेश 3 नदियों के द्वारा इसे विभाजित किया गया है। पहला आता है माही बेसिन, यानी माही नदी का जो बहती है उसका जो बहाव का आसपास का क्षेत्र है उसे माही बेसिन कहते हैं। चंबल नदी का जो बहावी क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को चंबल बेसिन कहते हैं। और बनास या बाणगंगा बेसिन के आसपास के बहावी क्षेत्र को बनास या बाणगंगा बेसिन कहते हैं। इस प्रकार से हमारे पूर्व के मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है: माही बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन। माही बेसिन के अंदर हमें जो महत्वपूर्ण बातें देखनी वो है 56 का मैदान, व्याघ्र घाट और कांठल प्रदेश। चंबल के अंदर बीहड़, मेवाड़ी मैदान और खैराड़। और बनास और बाणगंगा के अंदर पिंडमान और भी एक आध महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर मैदानी क्षेत्र कहते कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको, जब हमने भौतिक प्रदेश स्टार्ट किया था उसमें आपको बताया था कि मैदानी क्षेत्र किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको पुनः बता देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे जो भौतिक प्रदेश का विभाजन किया है उच्चावच के आधार पर किया है। समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे भूभाग को मैदानी प्रदेश कहते हैं, और समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे भूभाग को पठारी प्रदेश कहते हैं, जो कि ऊपर से समतल होता है कुछ इस प्रकार से। और समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचे भूभाग को जो इस प्रकार से बनता है उसे पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, और जो 2700 मीटर होता है उसे पहाड़ कहते हैं। और जब 2700 मीटर से ऊपर चला जाए तो उसे पर्वत कहते हैं, यानी 2700 मीटर से अधिक चला जाए तो उसे पर्वत कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैदानी प्रदेश की, तो समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचाई वाले भूभाग को मैदानी प्रदेश कहते हैं। ये सब चीजें आपको किताब में देखने को नहीं मिलेंगी, ये बेसिक चीजें नॉलेज से ही मिलती है। मैदानी की अगर परिभाषा की बात करें तो नदी द्वारा लाई गई मृदा जो किनारों पर जमा हो जाती है, उसी से मैदान का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की कुछ विशेषताओं की बात। तो देखिए, यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वह होती है जलोढ़ मृदा, जिसका साइंटिफिक नाम है एल्फीसोल। याद रखिएगा, आजकल ये नाम अधिक पूछते हैं, ना कि जलोढ़ मृदा ऑप्शन में आएगा। ज्यादातर ये ऑप्शन में आने लगे हैं एल्फीसोल, जिसे दोमट मृदा या फिर कापी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, नोट, यहाँ पर मुख्य रूप से गहन कृषि की जाती है, यानी कि मैदानी क्षेत्र होगा तो कृषि की जाएगी। सीधी सिंपल सी बात है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई 67%, जो कि कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है। बात करते हैं कुछ और विशेषताओं की। सर्वाधिक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होता है, इसलिए क्योंकि जलोढ़ मृदा पाई जाती है तो सर्वाधिक उपजाऊ रहने वाला है। सर्वाधिक कृषि संभावित क्षेत्र, जब मैदानी क्षेत्र है तो सर्वाधिक कृषि भी यहीं पर होगी, ना कि अरावली पर्वतमाला में और ना ही रेगिस्तान में और ना ही हाड़ौती के पठार में, क्योंकि मैदानी क्षेत्र हमारे राजस्थान में यही एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे कृषि भी अधिक होती है। सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे सर्वाधिक निवास करेगी, क्योंकि यहाँ पे जल भी है, कृषि करने के लिए अच्छे मैदानी क्षेत्र है, तो जनसंख्या निवास करने वाली है अधिक। वो सिंपल सी बात है। खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है, खनिज यहाँ पे कम पाए जाएंगे, क्योंकि ये नदी द्वारा लाया गया मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे ना तो कोई ज्वालामुखी द्वारा बनाया गया अरावली पर्वतमाला है, ना ही कोई पठारी क्षेत्र है जिसके अंदर जीवाश्म पाए जाएंगे और जिसके कारण खनिज पाए जाएंगे, और ना ही ये रेगिस्तान है जिसके नीचे जीवाश्म पाए जिससे पेट्रोल पाया जाता है। तो यह क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होता है, इसके कारण यह खनिजों से निर्धन प्रदेश है, यहाँ पे खनिज नहीं निकलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं में नलकूप से होती है 67%, जो कि मैंने आपको बता दिया। जैसे कि हमने पहले बुक में से पढ़ लिया था कि पूर्व मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया: चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। बेसिन यानी कि नदियों का मैदान को ही बेसिन कहते हैं। जैसे कि चंबल बेसिन, चंबल के आसपास के मैदान को चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, बनास और बाणगंगा के आसपास के क्षेत्र को बनास और बाणगंगा बेसिन कहते हैं। और माही बेसिन यानी माही के द्वारा बनाया गया मैदानी प्रदेश और माही के आसपास के मैदानी भाग को माही बेसिन कहते हैं। अगर हम बुक में से देखें तो आपके चंबल बेसिन बहुत छोटा सा होता है, बस टॉपिक्स बताए गए हैं और कुछ नहीं।
जिसको पढ़ना मतलब रटने बराबर है। चलिए हम नोट्स में से पढ़ते हैं। पूर्व का मैदानी बेसिन, जिसमें पहला पढ़ रहे हैं हम चंबल बेसिन। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र को ही चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। विस्तार यहाँ पे सर्वाधिक बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ क्या होते हैं तो देखिए इस डायग्राम के साथ समझने की कोशिश कीजिए। चंबल नदी जब निकलती है तो इसके आसपास के क्षेत्र से जब पानी आता है बहकर पर्वतों से ऊंचे भाग से निम्न भाग की तरफ आते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं, कुछ इस प्रकार की, और इन्हीं को बीहड़ कहते हैं। उत्खात स्थलाकृति बन जाती है, ऊबड़ खाबड़ जगह बन जाती है, नाले बहुत गहरे गहरे नाले बन जाते हैं, उसी क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं, जो कि हमारे चंबल की नदी के आसपास के क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसलिए आपने काफ़ी बार मूवी में देखा होगा, चंबल के ऊपर काफ़ी मूवी बन चुकी है। यहाँ पे डाकुए निवास करते हैं, डाकुओं के निवास करने की सबसे बेस्ट जगह होती है। पहले हम थोड़ी चंबल नदी को समझ लें ताकि हमें चंबल बेसिन समझ में आ जाएगा। तो देखिए चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश से जानापा की पहाड़ियों से निकलती है और हमारे राजस्थान में यह चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, और यह फिर बूंदी और कोटा से सवाई माधोपुर, फिर करौली और धौलपुर होते हुए यह यमुना नदी में मिल जाती है। यह हमारी चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर 1 2 3 4 5 6 जिले इसके अंदर आते हैं। याद रखिएगा झालावाड़ इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। काफी सोचते हैं कि भाई झालावाड़ भी इसे टच करता है, बिल्कुल नहीं करता है, झालावाड़ इसके अंदर नहीं आएगा। चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करेगी, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। एक बार यहाँ पे भी आप चंबल नदी को देख सकते हैं। चंबल नदी जो कि प्रवेश करती है, झालावाड़ को टच नहीं करती है, याद रखिएगा। कोटा से प्रवेश करती है, कोटा, बूंदी, फिर हमारी करौली, सवाईमाधोपुर, करौली और फिर धौलपुर, और फिर ये लास्ट में मिल जाती है यमुना नदी में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश। तो इस पे के आसपास का जो क्षेत्र है इसे ही कहते हैं चंबल बेसिन। इसके आसपास के क्षेत्र को चंबल बेसिन कहते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। चंबल बेसिन कितना क्षेत्रफल इसका 480 किलोमीटर है। बीहड़ क्षेत्र 4500 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसके जो पूरा क्षेत्र ये बीहड़ ही कहलाता है, ज़्यादातर बीहड़ों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। बीहड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, जहाँ पे चंबल नदी का बहाव है वहीं पे पूरे जिले आ गए इसके अंदर, ठीक है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में, और सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार है वो सवाई माधोपुर में पाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रख लेने अभी से। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में, सर्वाधिक बीहड़ का विस्तार सवाई माधोपुर में, और बीहड़ या फिर डांग की रानी करौली को कहा जाता है। 3 जिले हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार सवाई माधोपुर में, और डांग या फिर बीहड़ की रानी करौली को कहा जाता है। डांग क्या होता है? देखिए जो हमारे जो बीहड़ बनते हैं नदियों के द्वारा, जिसके कारण जो उच्च भूमि होती है और जो निम्न भूमि होती है, जो उच्च भूमि वाले भाग को ही डांग कहते हैं, और निम्न भूमि में जो खादर नदी द्वारा नई मृदा लाई जाती है इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और इस प्रकार की स्थलाकृति को बीहड़ कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया कि डांग क्या है, ठीक है। उच्च भूमि वाले क्षेत्र को डांग कहते हैं, निम्न वाली भूमि को खादर कहते हैं, और इस प्रकार की आकृति नदी द्वारा जब इस प्रकार की उत्खात स्थलाकृति बन जाती है उसे बीहड़ कहते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं नीचे ऊपर हर जगह, और डाकुओं के रहने के लिए बेस्ट जगह मानी जाती है। डांग की परिभाषा देखिए तो देखिए, बीहड़ में स्थित उच्च भूमि क्षेत्र डांग जहाँ डाकू निवास करते हैं उसे डांग प्रदेश कहते हैं। यह सर्वाधिक धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। आपके पूरे चंबल बेसिन में याद रखने की सिर्फ 2 ही चीजें हैं यहाँ पे। एक तो चंबल बेसिन का बहाव क्षेत्र, यानी चंबल नदी का बहाव क्षेत्र किन किन जिलों से आता है। चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है, तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। दूसरी चीज आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट याद रखनी है, तो वो है सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में, सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार सवाई माधोपुर में, और डांग की रानी या फिर बीहड़ का जो रानी है उसे करौली को कहते हैं। ये 3 चीज आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बीहड़ कहाँ बनते हैं, तो आपका आंसर होगा धौलपुर। सर्वाधिक बीहड़ों का विस्तार कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, और डांग की रानी या फिर बीहड़ की रानी करौली को कहा जाता है। ये आपका चंबल बेसिन कंप्लीट होता है। फिर से बता दो, चंबल बेसिन में आपको सिर्फ 2 ही चीजें मेन महत्वपूर्ण याद रखनी है। एक तो चंबल नदी का बहावी क्षेत्र जो कि चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ से बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में, ठीक है। सर्वाधिक बीहड़ का जो क्षेत्र है वो धौलपुर में, सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर में, और डांग की रानी व बीहड़ों की रानी करौली को कहा जाता है, ठीक है। रानी सबसे क्वेश्चन आ जाए तो करौली आएगा। सर्वाधिक भीड़ कहाँ पाए जाएंगे? धौलपुर में। सर्वाधिक भीड़ों का विस्तार सवाई माधोपुर में, याद रखिएगा। डांग किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, और बीहड़ किसे कहते हैं अभी आपको पता लग गया। नेक्स्ट इसका जो प्रदेश आता है, यानी नेक्स्ट का डिवाइडेशन है वो है बनास या बाणगंगा बेसिन। पूर्व का मैदान का दूसरा भाग बनास या बाणगंगा बेसिन। कौन सा भाग? बनास या बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन और बनास के आसपास के क्षेत्र का हुई बनास या बाणगंगा बेसिन कहते हैं। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डायग्राम आपके लिए पर्याप्त है इस पूरे क्षेत्र को समझने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं
बाणगंगा, जो कि जयपुर से निकलती है बैराठ की पहाड़ियों से, और यह राजस्थान की दूसरी नदी है जो कि सीधा अपना पानी यमुना नदी में जाके गिरती है। ठीक है, बात करते हैं बनास या बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन की हमने नदी की बात कर ली, जो कि जयपुर से दौसा और दौसा से भरतपुर होते हुए सीधी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसके उत्तर में रोही का मैदान स्थित है, जो कि जयपुर से भरतपुर के मध्य स्थित है, जिसे रोही का मैदान कहते हैं। फिर से बता दूं, जयपुर से भरतपुर के मध्य एक मैदानी क्षेत्र है, नदियों के द्वारा बनाया गया। बाणगंगा और यमुना नदी के द्वारा बनाया गया क्षेत्र रोही का मैदान कहलाता है। आपको क्वेश्चन बन जाए रोही का मैदान कहाँ स्थित है, तो आपको बोलना है, अगर ऑप्शन में पूछ जिलों के बारे में पूछा जाए तो आपको भरतपुर से जयपुर से भरतपुर के बीच में देना है। अगर पूछा जाए रोही का मैदान किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आपको बोलना है बनास या बाणगंगा बेसिन का हिस्सा या फिर पूर्व का मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। आपको लोकेशन याद होना जरूरी है कि रोही का मैदान कहाँ पर है, तो आप खुद ब खुद ऑप्शन के हिसाब से आंसर कर पाएंगे। उसके बाद करते हैं मालपुरा व करौली का मैदान। तो यह मैदान हमारी बाणगंगा और बनास के बीच में क्षेत्र, जो कि बाणगंगा और बनास के द्वारा बनाया गया मैदानी क्षेत्र है, उसे ही मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। यह टोंक जिले में मालपुरा से लेकर करौली के मध्य फैला हुआ क्षेत्र को ही मालपुरा व करौली का मैदान कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मालपुरा टोंक में है, तो मालपुरा टोंक से स्टार्ट होकर करौली तक फैला हुआ क्षेत्र मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं चंबल नदी की, बनास। चंबल नदी तो हमने देख ली। बनास नदी जो कि राजसमंद से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से यह निकलती है, और फिर यह चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा होते हुए हमारे अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाके मिल जाती है रामेश्वरम में चंबल नदी के अंदर। कहाँ से निकलती है? राजसमंद जिले से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, निकलकर यह चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा होते हुए अजमेर को काटते हुए टोंक, और फिर सवाई माधोपुर के अंदर यह चंबल नदी के अंदर मिल जाती है रामेश्वरम नामक स्थान पर। सवाई माधोपुर में चंबल नदी में विलीन हो जाती है बनास नदी रामेश्वर स्थान पर। फिर से बता दूं, बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में विलीन हो जाती है, जिसे कहते हैं रामेश्वर स्थान पर रामेश्वरम में मिल जाती है। ठीक है, कौन कौन से जिलों में बनास नदी बहती है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में यह चंबल नदी में विलीन हो जाती है रामेश्वरम स्थान पर। इससे निर्मित मैदान कौन कौन से हैं? तो एक मैदान है देवगढ़ या फिर पिंडमान का मैदान, जो कि राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य फैला हुआ है, देवगढ़ या फिर पिंडमान का मैदान। बात करते हैं जहाजपुर का मैदान। जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य फैले हुए इसको जहाजपुर मैदान या फिर खैराड़ का प्रदेश भी कहा जाता है, जो कि जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य फैला हुआ है। इसे खैराड़ का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दो मैदानी याद रखने, आपको दो मैदानी प्रदेश याद रखने हैं। एक तो पिंडमान का मैदान, जो कि राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य फैला हुआ है, चंबल नदी के द्वारा निर्मित है, और एक दूसरा चंबल नदी के द्वारा निर्मित है, जो कि भीलवाड़ा जहाजपुर से टोंक के मध्य फैला हुआ है, उसे खैराड़ का प्रदेश के नाम से या फिर खैराड़ मैदानी प्रदेश कहते हैं। आपका पूरा पूर्वी मैदानी या फिर बनास बाणगंगा मैदानी प्रदेश आपका इसी डायग्राम में पूरा आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में आसानी, सिर्फ देखने से ही आपको पता लग जाएगा। फिर से बता दूं, रोही का मैदान जयपुर से भरतपुर के मध्य फैले हुए मैदानी क्षेत्र को रोही का मैदान कहते हैं, और मालपुरा करौली का मैदान, जो कि टोंक मालपुरा से लेकर करौली तक के मध्य फैले हुए भूभाग को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं, जो कि बनास और चंबल के द्वारा निर्मित है। बात करते हैं चंबल नदी की, जो मैंने आपको बता दिया, राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, भीलवाड़ा होते हुए अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर विलीन हो जाती है, चंबल नदी के अंदर विलीन हो जाती है। चंबल नदी मैंने आपको भी बताई है, जो कि रामेश्वरम नामक स्थान पर यह मिलती है। बात करते हैं चंबल नदी द्वारा निर्मित दो मैदानी प्रदेश बनते हैं, जिसे एक को कहते हैं पिंडमान का मैदान और एक को कहते हैं खैराड़ का मैदान। पिंडमान का मैदान, जो कि राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य फैला हुआ भूभाग को पिंडमान का मैदान कहते हैं, और जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य फैले हुए भूभाग को खैराड़ का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा से टोंक के मध्य जहाजपुर जिसे खैराड़ का प्रदेश कहते हैं, याद रखिएगा। पिंडमान का मैदान राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य। यह आपका बनास व बाणगंगा बेसिन क्लियर होता है। अब बात करते हैं इसका तीसरा और अंतिम भाग, पूर्व का मैदान का माही बेसिन। माही नदी के द्वारा निर्मित आसपास का क्षेत्र माही बेसिन के नाम से कहलाया जाता है। माही नदी देखते हैं, अगर हम इसी क्षेत्र को बुक में से पढ़ते थे कि माही बेसिन जो 3 जिलों में आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जिसके अंदर डायग्राम में हमें समझा गया है कि माही नदी जो कि अपमेरू मध्य प्रदेश से निकलती है, और यह यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा गया जिले विले, और माही नदी बता दिया, और 56 का मैदान दिखा दिया, व्याघ्रघाट दिखा दिया, कांठल प्रदेश और माही नदी दिखा दिया है। फिर नीचे इस प्रकार की डिटेल दी हुई है।
जिनको सिर्फ पढ़ने से कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हम बुक में से पढ़ लेंगे। देखिए बुक में से और नोट्स में से पढ़ने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम माही नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए हमारी जो माही नदी है वो कि उद्गम स्थान उसका मध्य प्रदेश से है, जो कि मेहंदी झील में से यह नदी निकलती है और हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर होती हुई वापस यह निकल चली जाती है राजस्थान से बाहर। सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्थान की वह नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी, जो कि एक बार कर्क रेखा को काटती है और फिर दूसरी बार कर्क रेखा को काटती है। लेकिन आपको माही बेसिन के अंदर 3 जिले याद रखने हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब इसके महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कांठल का मैदानी प्रदेश, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के अंदर माही नदी के द्वारा पूर्वी या फिर तटीय प्रदेश मैदानी क्षेत्र को ही कांठल का प्रदेश कहते हैं। आपको यह याद रखना है। अगर बात की जाए कांठल का प्रदेश कहाँ स्थित है, तो याद रखेगा प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। माही नदी द्वारा निर्मित मैदान को कांठल का प्रदेश कहते हैं। अब सेकंड हमारा प्रदेश आता है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान को छप्पन का मैदान कहते हैं, याद रखिएगा। छप्पन का मैदान कहाँ से कहाँ तक है? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान छप्पन का मैदान के नाम से कहला जाता है। तीसरा हमारे इंपोर्टेंट रहता है वागड़ प्रदेश या फिर व्याघ्र घाट के नाम से भी जाता है। शेरों की अधिकता के कारण इसे व्याघ्र घाट कहते हैं और वैसे वागड़ प्रदेश है। वागड़ प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है? हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य बनास माही नदी के द्वारा जो क्षेत्र बनाया गया है, ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र बनाया गया है, उसे व्याघ्र घाट या फिर वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, या फिर इस मैदानी क्षेत्र को व्याघ्र घाट या फिर वागड़ प्रदेश कहते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित ऊबड़ खाबड़ पहाड़ीय क्षेत्र, यहाँ पे पहाड़ियाँ, कटी फटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कुछ कुछ, इसलिए इसे व्याघ्र घाट या फिर वागड़ प्रदेश भी कहते हैं। एक बार इसे डिटेल से पढ़े तो देखिए, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के माही नदी द्वारा निर्मित मैदान 56 गांवों का समूह या फिर नदी नालों का समूह छप्पन का मैदान कहलाता है, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में माही नदी के तटवर्ती मैदान को कांठल का प्रदेश कहते हैं। वागड़ की बात करें, इसे व्याघ्र घाट भी कहते हैं, ठीक है। डूंगरपुर से बांसवाड़ा के माही नदी द्वारा तोड़कर विखंडित पहाड़ी क्षेत्र को ही वागड़ प्रदेश या फिर व्याघ्र घाट कहते हैं। आपका पूरा माही बेसिन इस डायग्राम के अंदर कवर हो जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आप डायग्राम की सतह से नोट्स भी बना सकते हैं, इस प्रकार से, जिससे आपको ना ही डिटेल्स पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ आपने डायग्राम देखा और आपको खुद पता चलेगा कांठल प्रदेश क्या होता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में माही नदी द्वारा निर्मित मैदान कांठल प्रदेश कहलाता है। छप्पन का मैदान क्या है? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 गाँवों का समूह उपजाऊ मैदान छप्पन का मैदान कहलाता है। वागड़ प्रदेश या फिर व्याघ्र घाट, शेरों की अधिकता के कारण इसे व्याघ्र घाट भी कहते हैं। वागड़ प्रदेश डूंगरपुर से बांसवाड़ा के मध्य कटी फिटी या फिर विखंडित पहाड़ी क्षेत्र को या फिर उपजाऊ मैदान को डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के वागड़ प्रदेश कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हमारे पूर्व का मैदानी प्रदेश समाप्त होता है और हमारा नेक्स्ट भौतिक प्रदेश या फिर अंतिम भौतिक प्रदेश होगा हाड़ौती का पठार। वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक या डिसलाइक कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर।